हेलो गाइस, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं फिजिक्स में। थोड़ा सा टाइम लग गया था, बीच में बाकी भी काम चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन आप लोगों का कोर्स जो है वो मतलब वैसे ही चलता रहेगा। और एक और हमारे पास एक सेक्शन यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे फिजिक्स में, जो कि रहेगा स्पेसिमेन पेपर्स का। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब PYQs जो होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि यार सर PYQs जो हैं वो तो पूरे पेपर का होता है, मतलब जिससे पहले हुआ करते थे कोविड से पहले, प्री कोविड टाइम्स में तो पूरा पेपर होता था एक साथ। लेकिन अभी तो आप लोग के सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। बेसिकली साउंड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैलोरीमेट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, ये 5 चैप्टर आप लोग के सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं, है ना। साउंड का कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड किया गया है। तो फिर ये कैसे हम लोग करेंगे, तो जो मैंने सोचा है, हमने क्या किया है कि बेसिकली जो हमारे पास PYQs थे, मतलब प्रीवियस जो पेपर्स थे, उनमें जो इन 5 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको निकाल के हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो उससे होगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा किस लेवल पे बोर्ड पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब कुछ पिछले कुछ सालों से। ठीक है, तो हम 4 से 5 पेपर्स लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपका जो पैरेलल कोर्स है वो रन होता रहेगा। आई नो थोड़ा सा टाइम बीच में ज़्यादा हम लोग ने ले लिया था वीडियोज़ को पब्लिश करने के लिए, मतलब 10th की वीडियोस तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी, 12th की तो आ रही थी, लेकिन 10th में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। कुछ चीज़ें थी, इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हो रही थी वीडियोस। तो अभी नहीं, अभी हमारे पास रेगुलर रहने वाली है। 1-2 दिन में हम लोग फिर से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं। वीडियो का टॉपिक आपको दिख गया होगा, क्लास 10th ICSE के फिजिक्स का जो स्पेसिमेन पेपर है, जो सेमेस्टर 2 के लिए बोर्ड ने, काउंसिल ने लॉन्च किया है, उसको हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। लॉन्च नहीं, मतलब उसको पब्लिश किया है। ठीक है, अच्छा, तो उसको हम लोग यहाँ बेसिकली देखने वाले हैं। उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। जो पेपर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सजेस्ट मैं ये करूँगा, एक बार पहले आप क्वेश्चन किसी जगह पे लिख लो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो कि मैं सारे यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे मतलब साथ साथ लिखूँगा। अगर क्वेश्चन नहीं लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पहले कहीं पे लिख लो या फिर कहीं पे फोटोकॉपी निकाल लो उसकी। देखो, पढ़ाई में थोड़ा बहुत आप खर्चा कर सकते हो, है ना, मतलब फोटोकॉपी उसकी निकलवा लो तो अच्छा रहेगा। एक हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, तो हार्ड कॉपी देख के आप सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अच्छा मैं मोबाइल का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो PDF है बेसिकली उसी में स्टोर्ड है। तो आप लोग ऐसे में सोचना है कि मोबाइल से क्या करना है बाद में। ठीक है, चलो, तो मोबाइल में बेसिकली हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पेंडुलम A, B and C and D आर टाइड टू अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग PQ and are at rest. Pendulum C is disturbed when विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के पास एक डायग्राम दिया गया है, इस तरह का एक डायग्राम है। इसमें A, B, C एंड D, यहाँ पे आपके पास 4 पेंडुलम्स बने हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग को देखते ही समझ में आ गया किसका क्वेश्चन है, रेजोनेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साउंड से क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे A और देन B है। यहाँ पे B की लेंथ काफ़ी छोटी है, B है, देन C है, देन D है। ठीक है, देन C है, देन हम लोग का D है। A और D जो है उनकी लेंथ लगभग सेम रखी गई है। हाँ, तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉलोइंग में से सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, ओनली पेंडुलम C विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। मतलब जो पेंडुलम C हमारा, अगर हमने PQ में कोई डिस्टर्बेंस दिया है तो सिर्फ C हमारा वाइब्रेट करना शुरू करेगा। दूसरा ऑप्शन है, पेंडुलम A, B and D will also start vibrating but A and D will be vibrate with the maximum amplitude। मतलब A, B और D भी वाइब्रेट करेंगे। अगर हम C को हम वाइब्रेट कराते हैं तो A, B और D भी वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जो A और D हैं वो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब A और D जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड है। एंड देन ऑप्शन थर्ड जो है, पेंडुलम A, B, C एंड D विल ऑल्सो वाइब्रेट। मतलब अगर हम C को वाइब्रेट करेंगे तो A, B, D सिंपली ये बोला गया वाइब्रेट होंगे। कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये नहीं बोला गया है। ठीक है, फिर है वाइब्रेशन C इज ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं। फंडा ये बेसिकली हमारे पास, अगर सबकी स्ट्रिंग की लेंथ सेम होती, ठीक है, मतलब अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ सबकी सेम होती तब तो क्या होने वाला था, सभी के सभी सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले थे। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो लेंथ है वो अनइक्वल है, मतलब सेम नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अनइक्वल लेंथ होगी तो फिर वाइब्रेशन भी अनइक्वल होगा। वाइब्रेट तो करेंगे, एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे वाइब्रेशन तो होएगा। ठीक है, वाइब्रेशन यहाँ पे होगा, लेकिन कौन कितना वाइब्रेट करेगा ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। तो जो A और D हैं ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। अगर हम C को वाइब्रेट कर रहे हैं तो A और D जो हैं ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और B जो है सबसे कम वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसका रेफरेंस आप ले सकते हो कहाँ से, रेजोनेंस की कंडीशन। जो भी ICSE में जनरली कंसाइज की बुक ही चल रही है, तो कंसाइज की बुक में आपके
जब रेजोनेंस का सेक्शन खोलोगे, सेक्शन बी, वहाँ पे आपको इस तरह का एक फिगर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उस आर्टिकल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया, रीज़न क्या है इसका, रेजोनेंस का रीज़न है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है। बी मतलब कि ए डी सबसे मैक्सिमम फेज में वाइब्रेट करेंगे, बी एंड सी भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का, तो उसमें से कौन सी चीज़ इसमें से नहीं होती। तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा आप देख पा रहे होगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे जज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और देखते हैं। देखो पता कैसे करना है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो तीनों का वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, देन सभी का एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्टेड है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई चेक करने की। ठीक है, सबसे बढ़िया चेक करने का तरीका क्या है, मैंने पहले बता के रखा है कि आप यहाँ से करंट लेके जाओगे। अब एक करंट अगर लेके जा रहे होगे तो वो जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा करंट, वो सारे पैरेलल में होने वाले, जहाँ पे करंट सेम रहने वाले वो सारे सीरीज में होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे करंट एक ज़्यादा होगा I, देन I, यहाँ पे देखो हो जाएगा I1, देन हो जाएगा I2, देन हो जाएगा I3। मतलब जो करंट I है वो तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, I1, I2 एंड I3 में। तो अगर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, और अगर यहाँ पे ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज अगर ये V स्टैब्लिश कर रही है, तो ये जो पूरा होगा इस पे वोल्टेज कितना होने वाला है, V ही होने वाला है। ठीक है, मतलब जो रजिस्टर R1 है इस पे भी V वोल्टेज होने वाला है, रजिस्टर R2 पे भी V वोल्टेज होने वाला है, रजिस्टर R3 पे भी V वोल्टेज होने वाला है। लेकिन R1 पे करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो I1 फ्लो कर रहा होगा इस पे, I2 फ्लो कर रहा होगा इस पे, I3 फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होने वाले हैं इनके। ठीक है, अच्छा ये सेम क्यों रहता है, अगर इसका रीज़न जानना है तो हम लोग की एक वीडियो है उस पर आप जाके देख सकते हो, जहाँ मैंने पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे इसका रीज़न पता लग जाएगा V यहाँ पे क्यों कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम डीप में जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे कैच होंगे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं अभी जा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, बता ही देते हैं, नहीं तो फिर बाद में गुस्सा आ जाओगे। तो A और B अगर यहाँ पे दो हमारे पॉइंट हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम रहता है इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यही A और B पॉइंट यहाँ मैंने बना लिए। ठीक है, अगर ये A और B पॉइंट है, यहाँ से अगर एक चार्ज हमारे पास है Q, अगर एक Q यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ रहा है तो कुछ टाइम ले रहा होगा, यहाँ पे टाइम ले रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क भी कर रहा होगा। तो जब टाइम ले रहा है, वर्क डन कर रहा है और दो पॉइंट के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर A से B तक एक चार्ज Q आ रहा है, इसमें कुछ वर्क कर रहा है कुछ टाइम में, तो इसे कहेंगे क्या हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहने वाले हैं। तो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये सारे के सारे रजिस्टर इन्हीं दोनों पॉइंट के दरमियान लगे हुए हैं, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। तो अगर ये सारे रजिस्टर दो पॉइंट के बीच में लगे हैं, इसका मतलब जो चार्ज हम लोग का वो A पॉइंट से निकल के B पॉइंट पे आ रहा होगा, मतलब इनको दो एंड पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा, ना कि इंडिविजुअल पॉइंट में। सीरीज में क्या होता है, हर एक रजिस्टर का जो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है उसको एक नया पॉइंट की तरह मानता है। जैसे सीरीज में क्या होता है, इस तरह का एक रजिस्टर, देन दूसरा रजिस्टर, देन तीसरा रजिस्टर है, तो इसके स्टार्टिंग का पॉइंट मान लेगा, इसका एंडिंग का पॉइंट मान लिया जाएगा, फिर इसके स्टार्टिंग का पॉइंट, फिर इसके एंडिंग का पॉइंट, फिर इसके स्टार्टिंग का पॉइंट, फिर इसके एंडिंग का पॉइंट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से जब चार्ज जाएगा यहाँ तक तो कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट से V1, यहाँ से जब यहाँ तक चार्ज जाएगा तो लेट से V2, यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो लेट से V3। तो इस तरह से हमारे पास तीन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं इसमें सीरीज में, लेकिन हम लोग के पास जो पैरेलल होता है उसमें हमारे पास जो पोटेंशियल होता है या फिर वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। इस वजह से करंट इसमें डिवाइड होता है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब आगे हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास था पैरेलल का। पैरेलल के हमने दो कैच बताए, दो कैच क्या रहेंगे, करंट इसमें डिवाइड होता है, पोटेंशियल हमारा इसमें सेम रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल जितना R1 में होगा उतना ही R2 में भी होगा, जितना R2 में होगा उतना ही R3 में होगा, जितना R3 में होगा उतना ही इस बैटरी से निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरेलल का होता है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि इसमें से
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो जो भी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें नहीं दिया जाता है बीच में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देना, ठीक है, मतलब देखना थोड़ा ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि वहाँ पे काउंसिल भी लिख देता है नॉट को थोड़ा सा बोल्ड या इटैलिक में कर दिया था, जिससे कि थोड़ा नॉट पे आपका ध्यान ज़्यादा जाए, ठीक है। तो नॉट वाले क्वेश्चन को पर्सनल एक कह सकते हो, मेरी राय है कि अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, उन पर। चलो अभी देखते हैं। तो ऑप्शन 1 इज इफ वन रजिस्टर इज फ्यूज्ड द सर्किट डज नॉट बिकम ओपन, ठीक है। तो अगर एक रजिस्टर उसमें से फ्यूज कर दिया गया है तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, दूसरा देखते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो आर हम लोग कैसे देते हैं, आर नेट निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड डॉट डॉट ये जाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी वीडियोस में भी और शॉर्ट्स में भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो 1/R नेट का फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है वहाँ पे है, अभी इसे ध्यान रखो कि आर नेट निकालने का फॉर्मूला पैरेलल के लिए ये होता है, ठीक है। एंड सीरीज के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सीरीज के लिए होता है आर नेट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, ये होता है, ठीक है। चलो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है फॉर्मूले का, इस तरह से हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो बात सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस बिकम लेस दैन द लीस्ट रेजिस्टर प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका आर नेट क्या है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है, ये जो होगा कम हो जाएगा इनके इंडिविजुअल रेजिस्टर से, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस बिकम लेस दैन द लीस्ट रेजिस्टर, मतलब जो हमारे पास लीस्ट रेजिस्टर होगा उससे कम हो जाएगा। इस चीज़ को, इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो लेट्स से कि हमने R1 R2 R3 कोई वैल्यू अज्यूम कर ली, ठीक है, अपने मन से मान लिया 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। अब 1 2 एंड 3 है तो इसका आर नेट कितना आने वाला है, इस फॉर्मूले से हम पुट करेंगे तो 1/R नेट विल बी इक्वल्स टू 1/1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम इस सभी का लेंगे तो आ जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 + 2 तो हो जाएगा 5 6 5 और 11, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, 11/6। अब ध्यान देना यहाँ पे कि आर नेट निकाल के बच्चे 1/R नेट निकाल देते हैं, आर नेट निकालना भूल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर इस वीडियोस को देख रहे हो। तो आर नेट हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/11 ओम्स होने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब ऑप्शन जो ये कह रहा है कि जो आर नेट आपका आ रहा है, ये आर नेट जो आ रहा है आपका, ये लीस्ट रेजिस्टेंस किसका है, ये है लीस्ट रेजिस्टेंस। इस पूरे हमारे कॉम्बिनेशन में सबसे जो कम रेजिस्टेंस है वो किसका है, और 1 ओम वाले का है। इससे भी ये कम आएगा आर नेट, देखो आर नेट इससे भी कम आ रहा है ना, 1 से तो ये कम ही आएगा, 0 पॉइंट में वैल्यू जाएगी कुछ ये, तो इसका मतलब हाँ बात सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। अभी तो मैंने समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, आप जब इसको करोगे तो प्रैक्टिकली जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा लास्ट हम लोग का देखते हैं। लास्ट हमारे पास है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑलवेज रिमेन सेम। तो लास्ट वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि करंट जो हर एक रजिस्टर जा रहा है वो सेम होने वाला है। देखो भाई मैंने अभी स्टार्टिंग में लिख दिया कि 2 इंपॉर्टेंट बात है, 2 कैच है हमारे क्वेश्चन के, ठीक है, मतलब हमारे टॉपिक के, कि करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें तो बोल रहा है करंट ही डिवाइड नहीं हो, करंट सेम रहेगा, तो भाई ये तो बात गलत है ना, और इसमें गलत ही पूछा गया है, तो गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये जो वीडियो रहेगी 2 पार्ट में बनेगी बेसिकली, मतलब पहले हम सेक्शन ए को कवर करने की कोशिश करेंगे, देन फिर सेक्शन बी पे जाएंगे, या फिर कुछ इसी तरह से, मतलब बेसिकली 2 पार्ट में होने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलो तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन किससे, क्वेश्चन है फिर से इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना, क्योंकि पिछले हमारे जो 2 क्वेश्चन थे लगातार इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं, ठीक है। देखो ट्रेंड पता करना होता है कि स्पेसिमेन पेपर जब देना है हमें, तो स्पेसिमेन पेपर में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं अंधा बस जाके लगा के चले गए, ठीक है, उसका मतलब है, बोर्ड ने भाई कुछ दिया तो उसका मतलब है कि बेसिकली दिया क्यों है, क्या है उसमें पीछे, ठीक है। चलो तो देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आप लोग बताना, लाइव वायर हैज़ 0 पोटेंशियल, मतलब लाइव वायर पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, फ्यूज इज कनेक्टेड टू अ न्यूट्रल वायर। भाई फ्यूज क्या न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट करते हो, भाई अगर फ्यूज न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट कर दोगे, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे अप्लायंस को बचाता है किसी डैमेज से। अब अगर फ्यूज को आप किसी न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दोगे तो न्यूट्रल वायर में तो भाई करंट आता नहीं, अगर न्यूट्रल वायर में करंट ही नहीं है तो फ्यूज वहाँ लगा के फ़ायदा क्या भाई। अगर भाई आपको बीमारी से बचना है ना, तो भाई आप मास्क वास्क लगाते हो,
है ना। ऐसा तो नहीं कि खुला जाकर घूमने लगोगे। तो भाई अगर आपके पास एक फ्यूज़ है जिससे, तो फ्यूज़ को अगर आप किसी अर्थ वाले वायर किसी लाइव वायर में लगाओगे तभी कोई इसका यूज़ निकले, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होगा। अगर मान लो ज़्यादा हुआ या कम हुआ करंट, तो फिर फ्यूज़ क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा एंड देन फिर आगे हमारा अप्लायंस बच जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको न्यूट्रल वायर में लगा दिया तो करंट तो इसमें आ ही नहीं रहा है, करंट दूसरे तरह से घूम के चला जा रहा है, वो तो वहाँ मार देगा जाके बेचारे अप्लायंस को, है ना। तो अप्लायंस को बचाना है तो लाइव वायर में लगाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत है, ठीक। फिर देखते हैं सी हमारे पास कह रहा है पोटेंशियल ऑफ लाइव एंड अर्थ वायर इज ऑलवेज सेम। तो पोटेंशियल जो लाइव और अर्थ वायर का है वो हमेशा सेम होता है। भाई होता है क्या, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइव वायर में हमारे पास करंट होता है, अर्थ वायर में पास करंट नहीं होता है, तो इसका मतलब दोनों में सेम नहीं होता है। अर्थ में होता है लेकिन बहुत मिनिमलिस्टिक होता है, ठीक है फिलहाल। तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं होता है किसी भी तरह से, ठीक। अच्छा, पहला जो हमारे पास ऑप्शन था लाइव वायर है जीरो पोटेंशियल, तो वो भी नहीं होता है। लाइव वायर में जीरो पोटेंशियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइव वायर में करंट होता है, जहाँ पे करंट है वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। किसने बताया था? बाबा ओम्स ने बताया था। तो ओम्स ने क्या कहा था? बाबा ओम्स ने कहा था कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब जहाँ कहीं I होगा वहाँ कहीं हम होंगे, मतलब हम नहीं, वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है। तो 3 हमारे पास तो भाई सिरे से गलत हो गया, मतलब चौथा ही होने वाला है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार वो भी। अर्थ वायर इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। बिल्कुल सही बात भाई। अर्थ वायर का काम क्या होता है? अगर हम लोग को कहीं शॉक वॉक ना लगे, इस वजह से अर्थ वायर को वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में तो उसको बेकार मानते हैं, है ना, लेकिन बेकार होता नहीं है। चलो, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर AB kept in a magnetic field and is carrying current from A to B। अब A से B की तरफ एक करंट जा रहा है। To avoid the confusion, complete the path of the circuit is shown। ये मतलब इन्होंने एक टाइप से एडवाइस दी है। The direction of force experienced by the conductor will be। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, और बेस्ड किस पे है? करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दूँ, रब के यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसी जगह पे। चलो, तो भाई हम बोल नहीं रहे हैं तो शेयर वेयर करते हैं ना, मतलब अगर अच्छी लग रही हो, ठीक है, वीडियो वगैरह। चलो, तो द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर AB केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने कुछ ऐसा नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाए हुए हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। देन इनके बीच में एक AB एक कंडक्टर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से कंडक्टर रखा है, ठीक है। अभी विजुलाइज करवाते हैं, पहले एक बार बना लें। एंड देन द डायग्राम शोज बिलो कंडक्टर AB केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज कैरिंग करंट फ्रॉम A to B। और करंट कहाँ से आ रहा है? A से B की तरफ आ रहा है, मतलब ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको क्या कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है चैप्टर ये, ठीक है, लेकिन जल्दी हम लोग इस चैप्टर पे पहुंचेंगे और बड़े अच्छी तरह से तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब जितनी कन्फ्यूजन रहती है, एक वीडियो भाई वाली देख लोगे ना, कन्फ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक। क्योंकि पढ़ेंगे ही हम ऐसा, है ना। तो नॉर्थ और साउथ, अभी के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, एक जो मैग्नेट होता है उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में खत्म हो जाती है। अब कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे समझ लो, सिंपल से क्या होती हैं, जो फोर्स को लेके चलती हैं। मतलब मैग्नेट फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को लगवाने का काम जो करती हैं वो कौन होती हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एंड को नॉर्थ समझ लें, इस एंड को हम साउथ समझ लें, तो यहाँ से फील्ड आ रही होंगी और ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से आ रही है साउथ में जा रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से आ रही है साउथ में जा रही है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ हम लोग की मूव कर दी है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जा रही है हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड, इनको हम लोग B से दिखाते हैं, ठीक है। आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास AB एक कंडक्टर रख दिया गया जो जिसपे हम लोग का I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इसके बीच में ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके बीच में ऐसे एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब ये जो कंडक्टर है इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो करंट इस तरह से कुछ मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स आपको बतानी। तो फोर्स कैसे बता सकते हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, FLHR, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप बता सकते हो। कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है भाई, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक। क्या कहता है भाई? लेफ्ट हैंड निकालो, हमने कहा निकाल लिया। अब क्या कहता है कि भाई आप 3 फिंगर निकालो। कौन से हम लोग की? थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों फिंगर निकाल ली हमने, निकाल ली। अब क्या कहता है? 3 फिंगर कुछ इस तरह स्ट्रेच करो जिससे कि तीनों फिंगर जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। बड़े भारी भारी वर्ड बोल दिए ना, ऐसे समझो।
तीनों फिंगर कुछ इस तरह से स्टैब्लिश करना है, कुछ इस तरह से रखना है जिससे कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। तो कैसे होंगी, देखो ऐसे होंगी, है ना, जादू हो गया। अभी देखो ऐसे थी, ऐसे कर दिया हमने, है ना, ऐसे देख रहे हो तो ऐसे दिख रही है, लेकिन अभी देखो जादू हो रहा है ना, जादू नहीं हो रहा है, मतलब क्या, तीनों ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर। कैसे, देखो अगर आप इन दोनों को अगर देख पा रहे होगे तो ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। अभी सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, ठीक। अब अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये भी दोनों 90 डिग्री हैं। अब अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये भी दोनों एक दूसरे के देखो 90 डिग्री हैं, ठीक है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो 90 डिग्री। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ उसको अरेंज कर दिया। अब कहोगे सर ठीक है, इतना सब बता तो दिया, अब इसका काम क्या है ना। तो काम ये है कि भाई एक अमेरिका की एजेंसी FBI, बड़ा नाम सुना होगा, है ना, वो FBI यहाँ पे हमारी रहती है इस जगह से। मतलब कहने का सिस्टम ये है कि याद करने का तरीका क्या है, F, B and I रूल्स आप इसको याद कर लो, ठीक है। F क्या है, F है सर फोर्स ऑन अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, तो वो F मतलब इस डायरेक्शन से दिखा सकते हो। देन आता है B मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट, मतलब I करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो तीनों क्या है, डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, F, B and I, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं, तो भाई इसमें देखो B हमारा इधर आता है, तो F, B, I, मैं इधर हो जाता हूँ, F, B and I, B हमारा ऐसे जा रहा है, ये हमने B को पॉइंट कर दिया था, देखो B पॉइंट हो रहा है इधर, B इधर जा रही है। फिर I कैसा है, नीचे की तरफ है, देखो I हमने नीचे कर दिया इस तरह से, तो देखो इस पर ये कैसा आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स आने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो A दिया हुआ है, साफ साफ पहले ही दिया है ऑप्शन A, अप, और अब हमारा आंसर होगा, तो अप होगा, डाउन नहीं होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड साउथ कुछ नहीं होने वाला, सीधे अप आंसर होगा, ठीक है। रीजन क्या जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेट मूव्ड नियर द कॉइल अलॉन्ग इट्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज करेक्ट फ्लो ऑफ करंट ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। तो पूछा ये गया है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसका है, EMI का कॉन्सेप्ट है। EMI का कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बड़ा डराता है, ठीक है। लेकिन फिर से भाई जब भाई हम वीडियो लाएंगे तो लगेगा नहीं, अब कहोगे सर लॉग कब वीडियो, जब पेपर हो जाएंगे, नहीं लाएंगे यार, उससे पहले ले आएंगे, और होप सो आप लोग को सब समझ में आएगा उससे, ठीक है। तो देखना ज़रूर, तब थोड़े दिन का बस सब्र बनाए रखो, हम लोग जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, कुछ हम फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर कैसा था, ऐसा कुछ बनाया हुआ था इन्होंने, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव होते हुआ है, ठीक है। ये मतलब नीचे से ऐसे आ रहा था, मतलब ये नीचे से गया था ऐसे, देन फिर ऐसे घूम के आया, तो ये नहीं बनेगा ना, ये ऐसे आ रहा है ऊपर से, ये नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है, देन फिर यहाँ से जा रहा है, देन फिर यहाँ से आ रहा है, देन फिर यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास होने वाला है, ठीक है। 3D में थोड़ा सा बनाया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा दिया है, ठीक। और ये एक मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल का, ठीक है। इसको ये इस तरह से मूव करा दें कुछ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्या मतलब थोड़ी सी एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर जब इस चैप्टर करेंगे तब पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। होता क्या है, हमारे पास एक कॉइल होती है जिसमें करंट नहीं होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की प्रेजेंस नापता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट की हम रिलेटिव मोशन कराएं। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, कॉइल को फिक्स रखा, मैग्नेट को मूव करा दें। तो जब कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट को मूव कराएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, फाई बी नाम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा ये हर बार चेंज हो रहा होगा। अगर हर बार चेंज होगा तो यहाँ पे इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे एक करंट आएगा। करंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक EMF आएगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी। तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, EMF की वजह से यहाँ पे करंट आ जाएगा, जो कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बता पाएगा। अब जो करंट होता है बड़ा दुष्ट होता है, ठीक है। दुष्ट कैसे, क्योंकि ये एक इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट, इसकी खासियत क्या हो, करंट की खासियत कह सकते हो या फिर एक बदतमीजी कह सकते हो करंट की ना, बदतमीज करंट है। तो बदतमीज करंट क्यों है, क्योंकि ये अपने ही सोर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को मार देगा, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर दे रहे हैं, इसका ऐसा कुछ नेचर है, ठीक। तो ऐसे इन्होंने पूछा गया है कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है। डायरेक्शन आपको मालूम है, जिस डायरेक्शन का सोर्स आ रहा है उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन A, B, C और D में से क्लियरली जो है वो ऑप्शन A होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, ठीक है।
आई थिंक इन्होंने ए और बी जो है वो सेम दे दिए हैं, है ना। हाँ, ए और बी जो इन्होंने सेम दे दिए हैं, ठीक है, वो एक बार आप देखना, लेकिन ऑप्शन ए होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200, ठीक है। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इन्होंने पूछा है SHC। देखो, इससे रिलेटेड एक टर्म और है HC जिसे कहते हैं, SC मतलब हाई कोर्ट नहीं, SC मतलब है क्या है, हीट कैपेसिटी, है ना। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ अंतर क्या है, अंतर क्या है, बोलो 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 भाई, मास का अंतर है बस, ठीक है। इसको भी हम करेंगे चैप्टर को जल्दी, ठीक है। तो कौन सा भाई हीट कैपेसिटी का बताते हैं, हमने बिल्कुल भाई बताएंगे। देखो, बताना ये है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स से ये हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जब इसको हम हीट दे रहे होंगे तो इसका टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। बोलोगे हाँ सर, इसमें कौन सा नई बात बता दी। तो अगर हमने कहा इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उस समय पे आपने जितनी हीट दी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसकी हीट कैपेसिटी कहेंगे। फिर से समझते हैं, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमारे पास एक बॉडी थी, उसको हम हीट दे रहे थे, हीट दिए जा रहे थे, ठीक। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जा रहा है तो उस केस में जितनी हमने इसको हीट एनर्जी दी होगी, जितनी इसने एब्जॉर्ब की होगी, उसे क्या कहेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी कहेंगे बॉडी की। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, बस इतना डिफरेंस है कि हमने ये बता दिया कि जो बॉडी जो है ये यूनिट मास की है। कैसी है, यूनिट मास की है। अच्छा, यूनिट मास का मतलब क्या हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, और 1 ग्राम भी हो सकता है, और 1 पाउंड भी हो सकता है, ठीक है। हमने सिंपली बोल दिया यूनिट मास, मतलब ये जो बॉडी है, बॉडी के हमने मास को स्पेसिफाई कर दिया, भाई 1 यूनिट मास लेना है तुम्हें, मतलब या तो 1 kg ले लो, या तो 1 ग्राम ले लो, या तो 1 पाउंड, मतलब एक 1 यूनिट कोई मास लेना है, उसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जितने हमने हीट एनर्जी सप्लाई की और जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया, उसे क्या कहेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब SHC कहने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहने वाले हैं, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है 4200, ये याद भी कर लेना, 4200, ठीक है, इतनी हीट कैपेसिटी। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ऑप्शन दिया है, वाटर नीड्स 4200 जूल हीट टू रेज अ टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। भाई ये तो हो गया क्या, हीट कैपेसिटी, तो ये थोड़ा है, ठीक, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वाटर को 4200 जूल की हीट चाहिए। बात तो सही, हीट तो चाहिए 4200 की, लेकिन टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 केल्विन ना, 1 केल्विन नहीं है, 1 केल्विन नहीं है, 1 केल्विन नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 4200 द हीट इज एब्जॉर्ब। ये तो भाई बेहुदा सा ऑप्शन है ना, सेकंड तो ऐसे ही हटा दोगे आप लोग, ठीक है। चलो सी देखते हैं, सी का क्या है, 1 kg वाटर एब्जॉर्ब्ड, सॉरी 1 kg वाटर एब्जॉर्ब्स 4200 जूल हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 kg वाटर है वो 4200 जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 1 केल्विन। अब कहोगे सर केल्विन आपने तो बोला नहीं था, है ना, लेकिन देखो इसमें कैच क्या है, कैच ये है कि भाई इसमें देखो 4200 जो है, इसमें इन्होंने जो यूनिट दी हुई है, यूनिट दी हुई है जूल kg पर केल्विन, ठीक है, ये यूनिट दी हुई है। इस वजह से यहाँ पे केल्विन जब यूज किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस नहीं 1 केल्विन राइज करने के लिए होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल्सियस होता तो यहाँ पे हम सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 kg वाटर जो है, kg वाटर है, इसका मतलब वाटर को स्पेसिफाई कर दिया यूनिट मास है, ठीक है। यूनिट मास में भी इन्होंने कौन सा बोल दिया, 1 kg। क्यों 1 kg बोला, देखो यहाँ पे kg साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, सबका एक मीनिंग है। kg लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 kg होने वाला है। केल्विन लिखा है मतलब 1 डिग्री केल्विन, सॉरी 1 केल्विन बेसिकली राइज करने वाला है, और इसमें एनर्जी कितनी चाहिए, 4200, मतलब वाटर जो 1 किलो है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए हमें 4200 की हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये होगी SHC, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस नीड डैश हीट टू मेल्ट लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है।
ये हम लोग का लास्ट पार्ट है। इसको आप लोग एक बार काम करो, इसको कमेंट में मुझे बताओ कैसे होगा, ठीक है। हीट का ही क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ, नहीं होगा तो हम इसको अगले पार्ट में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, काफ़ी सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले पार्ट में कर लेंगे। थोड़ी सी वीडियो शायद से बड़ी हो जाए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो आई थिंक शायद पता नहीं किसी ने डाली यूट्यूब पे, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को भी साथ ही साथ रिवाइज भी हो जाएगा आपके, और साथ ही साथ आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखते रहना पूरा, है ना, मतलब इसके पीछे, इसके बियॉन्ड जो पेपर के बियॉन्ड जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है उसको भी देखना है। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो बेस है आपका वहाँ से बनेगा, यहाँ पे आके उसको रिजल्ट दिया जाएगा, है ना, तराशा यहाँ जाएगा आके, ठीक है। तो बेसिकली दोनों को भाई पैरेलली आप लोग को लेके चलना है। थोड़ी सी मेहनत अभी ज़्यादा करो, ज़्यादा टाइम तो बाकी नहीं है ना, मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, है ना। तो जुट जाओ भाई, और इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। जल्दी इसको हम खत्म करके स्पेसिमेन को फिर से हम लोग क्या शुरू कर देंगे, PYQs, एंड पैरेलली आपका चलता रहेगा क्या, जो वीडियोज़ का सेक्शन था, ठीक है। तब तक के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।